हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेजम्पशन, उपधारणा किसे कहते हैं, उपधारणा कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी उपधारणाएं हैं जिनका खंडन किया जा सकता है और कौन सी उपधारणाओं का खंडन नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ऐसे प्रश्नों के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि मेंस एग्जाम में किस तरीके से उत्तर को लिखना है, जो एक सुव्यवस्थित तरीके से उत्तर को लिखा जाता है। तो एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें मेंस में, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। डिटेल से हम लोग आज प्रेजम्पशन उपधारणा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग एपीओ, एपीपी, सिविल जज, एलएलबी, बीएलएलबी एवं जो अदर्स विधि की परीक्षाएं हैं उनके संबंध में इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो और वन लाइनर इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन और उनके आंसर्स के वीडियो को पाना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको एक थर्ड ऑप्शन प्लेलिस्ट का मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका होम होगा, दूसरा वीडियोज का और तीसरा जो ऑप्शन प्लेलिस्ट का है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और जैसे कि बिहार एपीओ में माइनर एक्ट्स के जो 6 एक्ट हैं उनके इम्पॉर्टेंट नोट्स और अदर्स लॉ है सीपीसी, तो आदि जो लॉ हैं उनके इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्री के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। तो जिस भी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आईपीसी की प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट प्लेलिस्ट दिख रही है भारतीय दंड संहिता 1860 मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वीडियो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से एविडेंस के वीडियो आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे और सीआरपीसी के भी, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट आप चेक कर लें, यहाँ से फॉलो करके आप अलग अलग प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो एक ही सब्जेक्ट के वीडियो आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। और जिस किसी भी टॉपिक पर आपको यदि कोई नोट्स उपलब्ध नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक पर प्रश्नों के साथ साथ आंसर्स को उपलब्ध करा सकूं। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उन लोगों के पास सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स नहीं हैं तो उन लोगों के लिए बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आपको समथिंग 55 वीडियोज मिलेंगे जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और माइनर एक्ट के जितने भी एक्ट हैं उनके सभी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनके वीडियोज आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप एक ही स्थान पर बिहार एपीओ मेंस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग उत्तराखंड एपीओ जो कि भविष्य में 2021-22 में होने की संभावना है उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड एपीओ की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको फॉलो करके भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उपधारणा, प्रेजम्पशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और प्री में तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों को इससे पूछा जाता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ प्री का ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप तैयारी करने बैठें किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें आप देख लें कि प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम हैं, तो आप प्री की तैयारी पहले ना करें तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। प्री की ऑटोमेटिक तैयारी आपकी हो जाएगी। एक एक टॉपिक को तैयार करें ताकि आपका जो है रिवीजन करने में आसानी हो सके और आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। तो आज के टॉपिक में हम लोग उपधारणा को डिस्कस करेंगे। तो जो एविडेंस
का टॉपिक है उपधारणा। इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम लोग एक दृष्टि में देख लेते हैं। फिर सुव्यवस्थित तरीके से किस तरीके से मेंस एग्जाम में आंसर्स को लिखना है उसको भी देखेंगे, और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। तो जो क्वेश्चन है कि उपधारणा से आप क्या समझते हैं, उपधारणा कितने प्रकार की होती हैं, उपधारणा के प्रकारों की चर्चा करें। दूसरा है कि उपधारणा कहते किसे हैं, उपधारणा का क्या प्रभाव या परिणाम होता है। तीसरा है कि तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणाओं को समझाइए। तथ्य की उपधारणा क्या होती है और विधि की उपधारणा क्या होती है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ पर टिप्पणी कीजिए। खंडनीय उपधारणाएं और अखंडनीय उपधारणा में क्या अंतर है, तथ्य की उपधारणा एवं विधि की उपधारणाओं में क्या अंतर है। तो इन सब प्रश्नों के आंसर्स को हम लोग 1 बाय 1 और सुव्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है कि उपधारणा कहते किसे हैं। तो उपधारणा से आपका क्या आशय है। उपधारणा एक प्रकार का अनुमान है, एविडेंस के अनुसार जो किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो उपधारणा के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 में दिए गए हैं। धारा 4 के अनुसार ये कहा जाता है कि उपधारणा एक प्रकार का अनुमान है जो कि किसी तथ्य के या विधि के प्रश्न पर न्यायालयों के द्वारा की जाती है। सामान्यता यानी कि जो मुख्य रूप से उपधारणा 2 प्रकार की होती है साक्ष्य विधि के अंतर्गत। पहला है विधिक उपधारणाएं, इनको लीगल प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। दूसरा है तथ्य की उपधारणाएं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और तीसरा जो होता है मिश्रित उपधारणा, जिनको मिक्स्ड प्रिजम्पशन कहते हैं। ये विधि की उपधारणाएं और तथ्य की उपधारणाओं की मिश्रित उपधारणाएं होती हैं। इसके संबंध में आप लोग एक विशेष नोट के तौर पर समझ सकते हैं कि कुछ विशेष नीतिगत नियमों के कारण जो तथ्य की उपधारणा होती हैं वो विधि की उपधारणाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे मिश्रित उपधारणा कहा जाता है। तो ऐसी जो उपधारणाएं हैं, विधि की उपधारणा या तथ्य की उपधारणा, जो तथ्य की उपधारणाएं होती हैं वो कुछ नियमों और नीतिगत विषयों के कारण विधि की उपधारणाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग मिश्रित उपधारणाओं के नाम से जानते हैं। सामान्यतः उपधारणाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहला विधिक उपधारणाएं और दूसरा तथ्य की उपधारणाएं। तीसरा हम लोग समझ सकते हैं कि मिश्रित उपधारणाएं किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग विधि की उपधारणाएं उनको डिस्कस करेंगे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या फिर लीगल प्रिजम्पशन। तो विधि की उपधारणाओं जो हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि खंडनीय उपधारणाएं, रेबुटेबल प्रिजम्पशन, और अखंडनीय उपधारणाएं, इरेबुटेबल प्रिजम्पशन। तो विधि की जो उपधारणा है वो 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विधि की उपधारणाएं क्या होती हैं, उसके बाद खंडनीय और अखंडनीय उपधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो विधि की जो उपधारणाएं हैं, जहाँ पर एक तथ्य के अस्तित्व में होने पर दूसरे तथ्य के होने का अनुमान न्यायालय जो है विधिक नियमों के, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है कि विधिक नियमों के आधार पर निकालते हैं। तो ये जो उपधारणा है वो विधि की उपधारणा कहलाती है। ये उपधारणाएं जो हैं मानवीय विवेक का विषय ना होकर के, ये जो उपधारणाएं हैं विधि की, ये मानवीय विवेक का विषय नहीं होती हैं, क्योंकि ये विधिक सिद्धांतों एवं नियमों का विषय होती हैं, उन पर आधारित होती हैं। तो ऐसी जो उपधारणाएं जो मानवीय विवेक का विषय ना होकर के कुछ विधिक सिद्धांतों और विधिक नियमों के ऊपर आधारित होती हैं, वो उपधारणाएं विधि की उपधारणाएं कहलाती हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विधि की जो उपधारणाएं हैं उनको निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कि उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। तीसरा है निश्चायक सबूत, यानी कि मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो अब जो विधि की जो 2 उपधारणाएं थी, खंडनीय उपधारणाएं और अखंडनीय उपधारणाएं, उनको डिस्कस करते हैं। तो जो खंडनीय उपधारणाएं हैं, खंडनीय उपधारणाएं ऐसी होती हैं जिनका खंडन किया जा सकता है। कोई भी तथ्य या ऐसी उपधारणा प्रकट की जाती है जिसमें कोई व्यक्ति विश्वास करता है, तो उसका खंडन करने के लिए न्यायालय उसको अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है। तो ऐसी उपधारणाओं को खंडनीय उपधारणाएं कहते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 है मृत्यु की उपधारणा। तो धारा 108 में मृत्यु की उपधारणा दी गई है। तो मृत्यु की उपधारणा में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको 7 वर्ष से नहीं देखा गया है या 7 वर्ष से लापता है या 7 वर्ष से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है, तो उसकी सिविल डेथ मान ली जाती है। तो ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, भले ही व्यक्ति वो कहीं जिंदा हो, कहीं चला गया हो, लेकिन यदि 7 वर्षों के भीतर उस व्यक्ति को नहीं देखा गया है, नहीं सुना है किसी ने उसके बारे में, तो उसकी सिविल डेथ मान ली जाती है। तो ये उपधारणा की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर मृत्यु की उपधारणा के बारे में बताया गया है। परंतु जो व्यक्ति ये कहता है
कि यदि 7 वर्षों के भीतर किसी ने उसको देखा है या उसके बारे में कहीं सुना है तो वो इसका खंडन कर सकता है। तो ये जो उपधारणाएँ खंडनीय उपधारणाएँ हैं। जैसे कि दूसरा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 112। वैसे तो इसको कंक्लूसिव प्रूफ में रखा गया है कि इसका खंडन नहीं हो सकता है, परंतु इसमें एक जो प्रावधान दिया गया है कि विधि के प्रावधानों के अनुसार इसका भी खंडन किया जा सकता है। धारा 112 जो है धर्मजत्व की उपधारणा, यानी किसी बच्चे के पितृत्व के संबंध में प्रावधान दिया गया है कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो प्रावधान ये दिया गया है कि यदि शादी के 280 दिनों के भीतर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की जो वैधता है वो बच्चा जायज माना जाएगा, नाजायज नहीं कहा जाएगा। तो ये प्रावधान दिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो बच्चा है वो उसका पुत्र नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए उसको जिस समय जो महिला है उसका गर्भाधान किया गया था वो इस चीज़ को प्रूफ कर सकता है कि जिस समय महिला का गर्भाधान हुआ उसकी एक्सेस वहाँ पे नहीं थी, यानी कि उस समय वो कहीं बाहर रहता था या उस समय उसका जो वहाँ पर पहुँचना उचित नहीं था। तो ऐसे मामलों में जो है न्यायालय उसका खंडन करने का विधि के प्रावधानों के अनुसार आदेश दे सकता है। तो इसका भी खंडन किया जा सकता है। तो ऐसी जो उपधारणाएं जिनका खंडन किया जा सकता है उनको खंडनीय उपधारणाएं कहते हैं। खंडनीय उपधारणा की जो अभिव्यक्ति है वो उपधारणा करेगा, यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम से इसकी उत्पत्ति होती है। सेल्फ प्रिज्यूम शब्द जो है उपधारणा करेगा, इस शब्द से इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ सभी को देखेंगे कि किसमें किसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो खंडनीय उपधारणाओं को देख लिया है। और अखंडनीय उपधारणाएं कौन सी होती हैं? तो अखंडनीय उपधारणाएं वे उपधारणाएं होती हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, जिनको न्यायालय मानेंगे ही मानेंगे और किसी अन्य को उसके संबंध में साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 विबंधन का सिद्धांत है। सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 11 है पूर्व न्याय का सिद्धांत, जिसको रेस जुडिकेटा के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर किसी बात में एक बार निर्णय हो गया है तो उन्हीं फैक्ट और उन्हीं पक्षकारों के मध्य दूसरा विवाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है विधि की अखंडनीय उपधारणाएं हैं कि इनका खंडन नहीं किया जा सकता है। और भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 82, यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, जिसको हम लोग डोलिन कैपेक्स के नाम से जानते हैं, कि जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वो कार्य करने में अच्छा माना गया है, यानी वो उसको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, भले ही उसने कितना ही गंभीर अपराध क्यों ना किया हो। अगर किसी ने उससे करवाया है तो वो अपराधी हो सकता है, लेकिन बच्चा जो है वो अपराधी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका विधि में खंडन नहीं किया जा सकता है। तो ये उपधारणाएं अखंडनीय उपधारणाएं, इरेवोटेबल उपधारणाएं कहलाती हैं। तो अखंडनीय उपधारणाओं की जो अभिव्यक्ति है वो निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ से होती है। तथ्य की उपधारणा क्या है? दूसरा जो उपधारणा हम लोगों ने देखा कि उपधारणा 2 प्रकार की होती हैं, पहला विधि की और दूसरा तथ्य की, यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है एक तथ्य की उपधारणा के अस्तित्व के आधार पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व में होने की कल्पना जो है तथ्य की उपधारणा कहलाती है। ये उपधारणाएं जो है मानवीय विवेक पर होती हैं। विधि की उपधारणाएं मानवीय विवेक का विषय ना होकर के विधि सिद्धांतों और नियमों का विषय होती हैं, लेकिन जो तथ्य की उपधारणा है वो मानवीय विवेक पर आधारित होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक उपधारणाएं हो गई, मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये जो ऐसी उपधारणाएं हैं, कहीं आग लग गई, व्यक्ति ने धुआं उड़ते हुए देखा, तो ये जो है मानवीय विवेक की उपधारणाएं हैं। मानव मस्तिष्क की रचना के द्वारा उपधारणाएं जो उत्पन्न होती हैं वो तथ्य की उपधारणा कहलाती हैं। समाज की आदत एवं प्रथा के अनुभव और संप्रेक्षण आदि पर आधारित कुछ ऐसी उपधारणाएं जो होती हैं उनको तथ्य की उपधारणा कहा जाता है। तथ्य की उपधारणाओं की जो अभिव्यक्ति है वो मे प्रिज्यूम से होती है, यानी कि उपधारणा कर सकता है से उद्भूत होती है, इस शब्द से उद्भूत होती है। अब जो विधि की और तथ्य की जो मिश्रित उपधारणाएं हैं, यानी कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कुछ सिद्धांतों नियमों के आधार पर विधि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 धारा 112 के अंतर्गत जो उपधारणा है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, परंतु उसका भी खंडन किया जा सकता है। या कुछ ऐसे सिद्धांत जो नियम हैं जो तथ्य विधि में नहीं दिए गए हैं परंतु वो विधि के अनुसार स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी जो उपधारणाएं हैं वो मिश्रित उपधारणाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मिश्रित उपधारणाएं यानी कि कुछ ऐसी उपधारणाएं होती हैं जो तथ्य की उपधारणा होती हैं, परंतु कुछ विशेष कारणों और नीतिगत नियमों के कारण उन्हें विधिक उपधारणा के रूप में घोषित किया जाता है।
जैसे कि जो पूर्ववर्ती उपधारणाओं के बीच का स्थान रखती हैं और महत्वपूर्ण होने के कारण विधि के अवलोकन से मान ली जाती हैं, तो ऐसी उपधारणाओं को मिश्रित उपधारणा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 जीवन की उपधारणा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 मृत्यु की उपधारणा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 धर्मजत्व की उपधारणा। तो ऐसी जो उपधारणाएं हैं इनको विधि के आधार पर मान लिया जाता है, तो ये उपधारणाएं मिश्रित उपधारणाएं हो जाती हैं। मिश्रित उपधारणाओं की जो अभिव्यक्ति है वो है उपधारणा करेगा, यानी सेल्फ प्रिज्यूम शब्द से होती है, और साथ साथ निश्चायक सबूत जो है कंक्लूसिव प्रूफ से भी होती है, क्योंकि कुछ उपधारणाएं ऐसी होती हैं जिनके संबंध में उपधारणा करेगा और कुछ ऐसी होती हैं जो वो निश्चायक सबूत होती हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों शब्दों से मिश्रित उपधारणाओं की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि ये दोनों का सम्मिश्रण है इसलिए। तो उपधारणा कर सकेगा से आप क्या समझते हैं? मैं प्रिज्यूम, जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, यानी मैं प्रिज्यूम शब्द है तो न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है। मान सकता है, मानेगा नहीं, मानेगा मतलब हो गया सेल्फ प्रिज्यूम, यानी मान सकता है या उसके स्वरूप की मांग कर सकता है। तो ऐसी जो उपधारणाएं हैं वो मैं प्रिज्यूम से अभिव्यक्ति उनकी होती है, और उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम की जो अभिव्यक्ति है जहाँ कहीं पर भी इस अधिनियम में ये उपबंधित किया गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, यानी जहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम शब्द का यूज हुआ हो तो वहाँ पर न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि उसे ना साबित कर दिया गया हो और सबूत की मांग नहीं करेगा इस मामले में। जबकि मैं प्रिज्यूम में सबूत की मांग कर सकता है, सेल्फ प्रिज्यूम में सबूत की मांग नहीं करेगा, उसको मानेगा ही। निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ, इस मामले में न्यायालय जो है साबित करने का समय भी नहीं देता है। जहाँ कहीं पर भी साक्ष्य अधिनियम में ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य को निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ मानता है, जहाँ पर कंक्लूसिव प्रूफ शब्द लिखा है तो वहाँ पर न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा और ना साबित करने के प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान नहीं करेगा। तो ये निश्चायक सबूत जो है कंक्लूसिव प्रूफ से इस शब्द की अभिव्यक्ति होती है। इस मामले में न्यायालय तथ्य को मानेगा और किसी भी मामले में उसको ना साबित करने के प्रयोजन के लिए अनुमति को प्रदान नहीं करेंगे। अब जो तथ्य और विधि की उपधारणाओं में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तथ्य की उपधारणा में न्यायालय अपना जो है विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसमें वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। जबकि विधि की उपधारणाओं में न्यायालय अपना विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि विधि की उपधारणाएं सुस्थापित सिद्धांतों पर और नियमों पर आधारित होती हैं जिनको न्यायालय को मानना होता है और उसी आधार पर उनको निर्णय करना होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये विवेकीय शक्ति जो है न्यायालयों की, वो तथ्य की उपधारणा में उसको प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि विधि की उपधारणाओं में न्यायालय अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंस है, तथ्य की उपधारणा मानवीय विवेक पर आधारित है और जो विधि की उपधारणा है वो विधिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है कि तथ्य की उपधारणाएं सदैव खंडनीय होती हैं, इनका यानी कि खंडन किया जा सकता है, जबकि जो विधि की उपधारणाएं हैं वो खंडनीय और अखंडनीय दोनों प्रकृति की होती हैं। कुछ मामलों में इनका खंडन किया जा सकता है और कुछ मामलों में खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आईपीसी की धारा 82 है तो वो अखंडनीय उपधारणा है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और जो एविडेंस की धारा 107, 108, 112 हैं, इनका खंडन किया जा सकता है, जबकि ये कुछ ऐसी धाराएं हैं जो अखंडनीय उपधारणाओं में आती हैं, लेकिन कुछ विशेष नियमों और सिद्धांतों के आधार पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत इनका भी खंडन किया जा सकता है। चौथा जो बेसिक डिफरेंस है, तथ्य की उपधारणाएं न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, परंतु विधि की उपधारणाएं न्यायालय मानने के लिए बाध्य होते हैं। पांचवा जो बेसिक डिफरेंस है, तथ्य की उपधारणाओं में तर्क शक्ति विद्यमान होती है, इसमें तर्क वितर्क किया जा सकता है, परंतु विधि की उपधारणाएं जो हैं उसमें विधिक नियमों की शक्ति विद्यमान होती है, जो नियम दिए गए हैं उस शक्ति के आधार पर कार्य किया जाता है। खंडनीय और अखंडनीय उपधारणाओं में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने उपधारणा को यदि पहले से अच्छे से देखा है तो विधि की उपधारणा तथ्य की उपधारणा में अंतर जो है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, और खंडनीय उपधारणाओं में भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें भी अंतर आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपने परिभाषाएं और सब प्रावधान सही से देख लिए तो अंतर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे खंडनीय उपधारणाएं हैं जिनका खंडन किया जा सकता है, खंडन योग्य होती हैं, और अखंडनीय उपधारणाएं जिनका खंडन नहीं होता है। तो पहला अंतर यही दिया गया है कि खंडनीय उपधारणाएं हैं इनमें खंडन किए जाने योग्य होती हैं और अखंडनीय उपधारणाओं का खंडन नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये है कि खंडनीय उपधारणाओं की अभिव्यक्ति जो है किस शब्द से होती है? उपधारणा करेगा शब्द से होती है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ प्रिज्यूम से अभिव्यक्त किया जाता है। जबकि अखंडनीय उपधारणाओं की अभिव्यक्ति जो है वो शब्द निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ से होती है।
तो इस तरीके से आप बेसिक डिफरेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रिजम्पशन, उपधारणा के जितने भी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे उनके आंसर्स को सुव्यवस्थित तरीके से कैसे मेंस में लिखना है, इसको हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का टॉपिक है प्री और मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आगे के टॉपिक में हम लोग सुसंगति और ग्राह्यता, पद ना तो पर्यायवाची है और ना ही सह विस्तारी है, एक दूसरे में सम्मिलित भी नहीं है, समझाइए। किसी तथ्य की सुसंगता एवं किसी तथ्य की ग्राह्यता को समझाइए। सुसंगति और ग्राह्यता में क्या अंतर है, तथ्यों की सुसंगता से आप क्या समझते हैं, क्या सुसंगत तथ्य न्यायालय में ग्राह्य हैं, उसको स्पष्ट कीजिए या समझाइए। और तथ्यों की सुसंगता, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में आप बताइए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर्स मेंस में किस तरीके से लिखना है सुव्यवस्थित तरीके से आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोग इसी तरीके के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स सुव्यवस्थित तरीके से पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ पर जाएंगे और जो थर्ड ऑप्शन आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सभी वीडियो एविडेंस के मिल जाएंगे। इससे पहले हम लोग एडमिशन स्वीकृति को और कन्फेशन, संस्वीकृति को, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन, इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे उन सभी को पहले ही करा चुके हैं। तो उन सभी के वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको फॉलो करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो साइट में सभी वीडियो आपके सामने यहाँ पर एविडेंस के आ जाएंगे, तो जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। इसी तरीके से जिस किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ होम पेज पर आपको सभी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। जिस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग। और यहाँ पर आपको जीके जीएस से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि इसी तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।